जी बेटे, देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने ये देखा कि कोई भी बॉडी को अगर हम लिक्विड में डुबोएंगे, चाहे पूरी तरह से डुबोएं या आधा अधूरा डुबोएं, पूरी तरह से डुबोएंगे तो वो कुछ अलग वॉल्यूम हटाएगी लिक्विड का, आधा अधूरा डुबोएंगे तो कुछ कम वॉल्यूम हटाएगी लिक्विड का। बट जितना भी वॉल्यूम उसने हटाया उसका जो वेट होगा उतना ही वेट उस बॉडी का क्या हो जाएगा बेटे, रिड्यूस हो जाएगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। क्लियर हुआ? हमने अभी अभी स्टडी किया कि U जो है, अपथ्रस्ट जो है, उसे V रो G के बराबर आ गया। इज इट क्लियर? ओके फाइन। अब हम एक बात ये करते हैं कि मान लीजिए जब बॉडी हवा में है, लिक्विड में नहीं है, जब बॉडी हवा में है तो उसका वेट W1 है, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। और जब बॉडी लिक्विड के अंदर है तो उसका वेट कितना है, W2 है। तो W2 W1 से कम होगा कि ज्यादा होगा? ये एयर में है, ये लिक्विड में है, तो लिक्विड में वेट कम हो जाएगा ना अब थ्रस्ट की वजह से। तो कितना कम हो जाएगा? W1 माइनस W2। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मशीन है, वो मशीन या फिर जो स्प्रिंग बैलेंस है, बड़ा ही सिंपल तरीके से हम यहाँ से भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसके साथ एक वेट लटकाया हमने, वेट लटका के यहाँ पर रीडिंग देख लिया, और उसी वेट को जब हम पानी के अंदर डुबोएंगे तो ये रीडिंग ऊपर की तरफ चली जाएगी, स्प्रिंग ऊपर चला जाएगा। तो हमने W1 W2 दोनों मेजर कर लिए, एक बार जब वो एयर में था तब, दूसरी बार जब वो पानी में है तब। क्लियर? इसका वेट का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा बेटे? अपथ्रस्ट के बराबर होगा ना। वेट रिड्यूस कितना होगा? जितना अपथ्रस्ट है उतना ही तो होगा। तो W1 माइनस W2 किसके बराबर आ जाएगा? V रो G। ये हमारे पास क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अब इसका एक एप्लीकेशन ये है बेटे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसी बॉडी नहीं है जिसकी परफेक्ट शेप हो, जैसे क्यूब है, क्यूब का तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें पता है, तो गुणा कर देंगे वॉल्यूम आ जाएगा। कोई और बॉडी है, सफियर है, तो हमें वॉल्यूम निकाल लेंगे रेडियस की हेल्प से। लेकिन मान लो इरेगुलर शेप की बॉडी है, कोई पत्थर का टुकड़ा है, उसकी तो कोई भी परफेक्ट शेप नहीं है, तो हम उसका वॉल्यूम किसी फार्मूले से नहीं निकाल सकते ना। अगर उसका वॉल्यूम हमें निकालना हो तब हम क्या करें? बड़ा ही सिंपल है। मान लीजिए एक पत्थर का टुकड़ा है ऐसे करके कुछ शेप का, एक बार तो उसे जब वो हवा में है तो उसका वेट मेजर कर लीजिए, वेट तो मेजर कर सकते हैं हम, W1। दूसरी बार उसे जब आपने किसी लिक्विड में डाल दिया तब उसका वेट मेजर कर लीजिए, तब कितना आ गया उसका वेट? W2 आ गया। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, W1 माइनस W2 आ गया। क्या निकालना है आपने? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटे? W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय रो G। W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय रो G, यानी हवा और लिक्विड में रखने पर वेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू G। इस फार्मूले से हम उस बॉडी का वॉल्यूम पता कर सकते हैं। तो कई बार आप बच्चों को ये कहा जा सकता है कि मान लो आपको कोई परफेक्ट शेप नहीं दिया हुआ, इरेगुलर शेप है, तो इरेगुलर शेप की किसी भी बॉडी का वॉल्यूम पता कीजिए। तो कैसे पता करेंगे? बाय यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बाय यूजिंग, बोलो बेटे यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अगला हमारे पास छोटा सा टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है बेटे? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है पहले तो मैं आप बच्चों को थोड़ा सा ये बता देता हूँ। वैसे मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन शायद आपने इसे इस नाम से नहीं सुना होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी SG। स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटे? रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी आप पहले ही पढ़ चुके हो। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये पढ़ रखा है ना? अब डेंसिटी क्या होता है बेटे? मास बाय वॉल्यूम होता है। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे? ये मास किसका आ जाएगा? जो मैटर है उसका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मास किसका आ जाएगा बेटे? वाटर का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या ये दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे? क्यों भाई? जब आपने कोई बॉडी को उसके अंदर डुबोया है तो लिक्विड का वॉल्यूम और बॉडी का वॉल्यूम बराबर ही तो है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं हमने क्या किया? एक बॉडी को लिक्विड के अंदर डाला है तो बॉडी का जो वॉल्यूम है उतना ही तो लिक्विड का वॉल्यूम है जो हटाया गया है। तो हमें क्या करना है? हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करनी है। जो बॉडी आपने डुबोई है उस बॉडी का स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी रिलेटिव डेंसिटी पता करना है। क्लियर हुई बात? आपने उसको डुबोया तो जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही तो लिक्विड का वॉल्यूम हटाया गया, हाँ या ना बोलो? तो बॉडी की डेंसिटी का फार्मूला क्या बनेगा? बॉडी का मास बाय बॉडी का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा? मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम वाटर का उतना ही है, तो हम क्या कर दें? इसको कैंसिल कर दें। फिर अगर मैं दोनों को G से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक फार्मूला ये आ गया, एक तो वेट ऑफ मैटर, जो भी आपने मटेरियल ले रखा है, बॉडी ले रखी है, उसका वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर। बोलो बेटे कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो वेट के टर्म्स में स्पेसिफिक ग्रेविटी हम बता सकते हैं। किसकी टर्म्स में बताया हमने? वेट की टर्म्स में। ठीक है, अब देखो बेटे, ये तो हमारे पास वो मटेरियल या वो बॉडी है, उसका वेट। तो जब वो हवा में होगी बॉडी, तो क्या हम इस वेट को W1 से रिप्रेजेंट कर लें? बेटे बॉडी का वेट का कैसे पता करेंगे? जब वो लिक्विड में तब रखेंगे या एयर में तब माना जाएगा? एयर में है, वही तो उसका एक्चुअल वेट है ना। तो ये क्या आ जाएगा? W1। और इस मटेरियल वाटर का जो वेट है वो कितना है बेटे? हटाए गए लिक्विड का वेट। वाटर कौन सा? जो हटाए वहां से वही है। और वो कितना होता है बेटे? W1 माइनस W2। हाँ या ना बोलो? अब थ्रस्ट के बराबर ही तो होता है ना लिक्विड का वेट। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक और फार्मूला यहाँ से आ जाता है बेटे, W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर हमने एक बॉडी को, इस लिक्विड के अंदर हमने कोई एक बॉडी डाल दिया है और इस बॉडी का क्या पता करना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करना है। तो हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए? इसका एयर में वेट और इसका लिक्विड में वेट। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे? यहाँ कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी को ही बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी का ही दूसरा नाम है। बोलो बच्चे, बात समझ आई कि नहीं? रिलेटिव डेंसिटी जानते हो? किसी भी मैटर की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में, वाटर के मुकाबले कोई मैटर कितना मास कंटेन करेगा सेम वॉल्यूम में, वही तो मतलब होता है डेंसिटी से। तो वाटर के मुकाबले हम लेते हैं तो क्या बात बोलते हैं उसे? रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है बेटे, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन ऑफ ए बॉडी। कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन ऑफ ए बॉडी। अगर एक बॉडी फ्लोट करेगी, तैरेगी, तब क्या होगा? देखो भाई, बड़ी सिंपल बात है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई फ्लूइड ले लिया हमने और इस फ्लूइड में हम एक बॉडी ले लेते हैं। फ्लूइड में क्या ले लेते हैं बेटे? एक बॉडी ले लेते हैं। अगर ये बॉडी इसमें तैर रही है, अगर ये बॉडी इसमें, इस बॉडी का नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है बेटे? वेट। क्लियर? और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है इस पे? अप थ्रस्ट, जिसे बायोट फोर्स बोल सकते हैं, जिसे आप F2 माइनस F1 बोल सकते हो, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अगर U और mg बराबर हो जाए, अगर U और mg बराबर हो जाए तो बॉडी तैरने लगेगी। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है बेटे, तो U कितना है हमारे पास? V रो G। U कितना है हमारे पास? अगर V रो G जो है वो mg के बराबर हो जाए, m किसका? बॉडी का मास। m किसका है बेटे? बॉडी का मास। तो बॉडी का वेट बराबर अगर हटाए गए लिक्विड का वेट हो, देन द बॉडी विल फ्लोट। देन द बॉडी विल फ्लोट। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो बॉडी तैरती कब है? बॉडी तैरती तब है जब दोनों मटेरियल हटाए गए लिक्विड का वेट और बॉडी का वेट बराबर हो जाए। बॉडी डूबती कब है? जब इस मेटल की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हो। जब इस मटेरियल की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो डूबेगी, लेकिन उसका वेट रिड्यूस होगा। उसका वेट क्या हो जाएगा? कितना रिड्यूस होगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमने पढ़ लिया है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है बेटे, एक छोटा सा पॉइंट इसमें हम और ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने बॉडी को पूरी तरह से डूबा हुआ माना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि बॉडी पूरी तरह से डूबी हुई हो। ये भी तो हो सकता है कि बॉडी जो है उसका कुछ पार्ट लिक्विड के बाहर हो, कुछ पार्ट अंदर हो। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? पहले तो ये बताओ। मान लीजिए कि इस प्रकार से हमारे पास बॉडी है, इसका कुछ पार्ट बाहर है और कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर है, और लिक्विड के अंदर का जो पोर्शन है ये इतना इतना पोर्शन हो गया। क्लियर हुआ बेटे? तब क्या होगा? अगर ये बॉडी फ्लोट कर रही है तो ये तो डेफिनेट है कि जितना इसका वेट है वो किसके बराबर होना चाहिए? हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर। ये दो बातें तो वेरी क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ इज इक्वल टू क्या होगा? वेट ऑफ द बॉडी। अब ये वाला जो केस था ना बेटे हमारा राइट साइड वाला, इस केस में क्या था कि आपने लिक्विड ने बॉडी ने लिक्विड कितना हटाया?
उसके टोटल वॉल्यूम के बराबर। इधर आपने क्या लिया था, V रो जी बराबर mg। अब V रो जी क्या है, हटाए गए लिक्विड का वेट। अब ये V क्या है, इस टोटल बॉडी का वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पर टोटल बॉडी का वॉल्यूम तो अंदर है ही नहीं, हाँ या ना बोलो। तो फिर क्या आ जाएगा इस साइड में, V की जगह आ जाएगा बेटे V माइनस V डैश रो जी इज इक्वल टू mg। V माइनस V डैश रो जी इक्वल टू mg। व्हाट इज दिस V डैश, V टोटल वॉल्यूम है, उसमें से ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको अगर निकाल दें तो जो अंदर वाला ये बच जाएगा। तो यानी ये वॉल्यूम है वो जो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, V माइनस V डैश, ये ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी वो वॉल्यूम है जो इसके अंदर डूबा हुआ है। क्लियर हुआ। तो डूबा हुआ वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी क्या आ गया, डूबे हुए लिक्विड का जितना पोर्शन डूबा हुआ है उसका क्या आ गया, मास मल्टीप्लाइड बाय वेट। तो हटाए गए लिक्विड का वेट बराबर बॉडी का वेट। अगर ये बैलेंस होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे कि बॉडी विल फ्लोट, बॉडी विल। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है जी। तो इस प्रकार से अब आगे इसमें फार्मूले कुछ भी बनाते रहो। mg जो है इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, बॉडी का टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय g। यहाँ पर ये डेंसिटी किसकी है, लिक्विड की। यहाँ से g से g हम क्या कर सकते हैं, कैंसल। अब आगे इस फार्मूले में जो भी बदलाव करने हैं, v माइनस वी डैश इंटू रो लिक्विड बराबर क्या आ जाएगा, v इंटू रो ऑफ बॉडी। तो फिर आप यहाँ से ये भी बता सकते हो कि कितना पोर्शन, कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, कितना वॉल्यूम लिक्विड के बाहर है। बोलो बेटे बात समझ आई कि नहीं है? तो ये सब क्या है हमारे पास, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। क्लियर। अब मान लीजिए घर जाने के बाद अगर आप बच्चों को YouTube वीडियोस देखने पड़े तो इसमें आपको दो अलग अलग बातें देखने को मिलेंगी। कुछ वीडियोस मेरे प्रीवियस ईयर्स में रिकॉर्डेड है जो आपसे पहले वाली क्लासेस को पढ़ाते हुए रिकॉर्ड किए गए थे। क्लियर। और कुछ वीडियोस अब हम नए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि नए वीडियो सिर्फ वही रिकॉर्ड करें जो कंटेंट पहले से अवेलेबल नहीं है। तो जो पहले से अवेलेबल है वो ओल्ड कंटेंट है, प्लेलिस्ट में जो मॉडिफिकेशन करनी होगी वो मैं कर दूंगा। तो आप बच्चे घर जाकर अगर मान लीजिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखना हो तो आपको प्रीवियसली रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आई होप उसमें कोई बिना ज़्यादा कुछ बदलाव किए बगैर वैसा ही है जैसा आज हमने पढ़ा है। क्लियर बेटे। तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उसे घर जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ से एक लास्ट बात हम बात करेंगे, बॉडी डूबती कब है, लिक्विड में बॉडी डूबती कब है, जब लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा हो। क्लियर। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे होगा, सिंपल बात ये है। ठीक है। अगर बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो पानी में नीचे की तरफ चला जाएगा यानी डूब जाएगा। अगर उसकी डेंसिटी कम है तो वो ऊपर रहेगा यानी तैरता रहेगा। इट इज़ क्वाइट सिंपल। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए एक सुई होती है अपने पास, धागा डाल के हम कपड़े सिलते हैं, बड़ी छोटी सी बॉडी है, स्टील की बनी हुई है, लेकिन वो डूब जाती है, उसका मास कुछ भी नहीं है। और इतनी बड़ी जहाज जो कि स्टील से बनाई जाती है वो नहीं डूबती है, स्टील से ही बनी हुई है, सुई भी स्टील से बनी हुई है, सुई का मास भी कम है, जहाज का मास भी ज़्यादा है, पानी में ही वो है और पानी में ही वो है, जबकि जहाज नहीं डूबती, वो डूब जाती है भाई। क्योंकि जहाज की डेंसिटी जो है ना वो कम है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, वो भी स्टील से बना हुआ है, वो भी स्टील से बना हुआ है, ऐसा कैसे? क्योंकि जहां पर हम डेंसिटी की बात करते हैं बेटे तो मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम लेते हैं, मास डिवाइडेड बाय। तो जो सुई है वो भले ही स्टील से बनी हो लेकिन वो बहुत कम वॉल्यूम उसने लिया हुआ है, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है तो ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जहाज की बात करते हैं, जहाज हो सकता है कई तो ऐसे जहाज है जो हमारे स्कूल से भी बड़ी वो जहाज की बॉडी होती है उसकी, तो बॉडी जो है वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ले लेती है और मास उसके कंपैरेटिव कम है, तो डेंसिटी एवरेज डेंसिटी क्या हो जाती है बेटे, कम हो जाती है। तो हमें क्या देखना है, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल मास बाय। जैसे मान लीजिए कि ये जो गिलास है, ये गिलास है, होलो है, इसको ऊपर से भी अगर हम बंद कर दें तो ये अंदर से खाली है ना, तो इसने वॉल्यूम तो इतना ले रखा है लेकिन ज्यादातर वॉल्यूम इसका खाली है, तो इसमें मास कम हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो डेंसिटी क्या होगी बेटे, कम हो गई। अब इसके अंदर आप क्या करो, पानी भर दो, क्या कर दो, इसमें पानी भर दो, पानी भरोगे तो इसमें मास बढ़ गया तो इसकी डेंसिटी भी बढ़ गई, हाँ या ना बोलो। ये सेम जो फिनोमिना है ना बेटे वो यूज होता है सबमरीन्स में। सबमरीन्स जानते हो, पनडुब्बी जो पानी के अंदर जाके काम करती है, जनरली डिफेंस के एरिया में अपन यूज करते हैं, तो वो नीचे भी डूब जाती है और ऊपर भी आ जाती है। दोनों चीजें कैसे, नीचे भी डूब सकती है वो
हम जब चाहें उसे पानी के अंदर ले जाएं, जब चाहें पानी के बाहर ले आएं। ऐसा कैसे? देखो उसमें ना टैंक होते हैं कुछ, उस टैंक के अंदर क्या करते हैं, वो टैंक का जब दरवाजा ओपन कर देते हैं तो उसके अंदर पानी भर जाता है, सी वाटर, समुद्र का पानी भर जाता है। जैसे ही पानी भरा तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई तो नीचे चली जाती है। और जब उन्हें उसे ऊपर लेकर आना हो तो मोटर का हेल्प करके क्या करते हैं, उस टैंक को खाली कर देते हैं। टैंक खाली होते ही उसके अंदर का मास कम हो गया, वॉल्यूम तो उतना ही है, तो उससे क्या हो गया, डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम होते ही वापस कहाँ जाती है, वो ऊपर आ जाती है। बोलो बेटे, बात समझ आएगी? तो मतलब ये जो चीजें हम यहाँ पढ़ते हैं ना फिजिक्स की क्लास में, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने पढ़ा, पेपर में आए और 5-4 नंबर ले लिए और बात खत्म। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ी हुई हर चीज का यूज हम रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। डेंसिटी का कंसेप्ट जो है वो सी वाटर के अंदर जो कुछ भी हम चलाते हैं, चाहे वो जहाज है, समुद्री जहाज है, चाहे वो हमारे युद्ध पोत हैं, वो सब चीज़ें, सारे कंसेप्ट यहीं से आते हैं। क्लियर हुई बात के नहीं? तो आपने पानी में सुई डुबोनी है या जहाज उस पर तैराना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मैटर ऑफ डेंसिटी। एंड हम इसकी जानकारी कहाँ से ले सकते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। आज हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिटेल में पढ़ा। एक बात आप बच्चों को मैं और बता देता हूँ, एनसीईआरटी की जब आप बुक पढ़ते हो, हालांकि दे आर वेल डिजाइंड, बहुत बढ़िया किताबें हैं, लेकिन कई बार बच्चा ये नहीं समझ पाता कि कभी कभी तो फ्लूइड जो है वो रेस्ट में है, कहीं कहीं फ्लूइड जो है वो मोशन में है, कहीं पर हम टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो की बात करते हैं, कहीं किसी और मैटर की बात करेंगे। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, फ्लूइड को हम 3 अलग अलग कैटेगरीज में फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 बात, जब फ्लूइड रेस्ट में होता है, जब रुका हुआ है, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है तो रुके हुए फ्लूइड के ऊपर लगा हुआ है। क्लियर हुई ना बात? यहाँ पर मैटर जो है वो चल नहीं रहा है, लिक्विड इज नॉट इन मोशन, इट इज एट रेस्ट, और ये इक्विलिब्रियम में है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो एक बात तो हम करते हैं जब फ्लूइड रेस्ट में होता है, दूसरी बात हम करते हैं जब फ्लूइड मोशन में होता है। जैसे आप बर्नौलीज प्रिंसिपल की बात करेंगे तो फ्लूइड जो है वो किस में होगा? मोशन में होगा। और जब फ्लूइड मोशन में होगा तब फिर क्या क्या बातें आ जाएंगी? विस्कोसिटी आ जाएगा। फिर हम और अच्छा, लिक्विड के साथ और किस मैटर से रिलेटेड बात करेंगे? सरफेस टेंशन की बात करेंगे। तो लिक्विड में 3-4 अलग अलग बातें होंगी बेटे। नंबर 1 बात, जब वो रेस्ट में है, इसे हम हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। नंबर 2 बात, जब वो मोशन में है, उसे हाइड्रोडायनामिक्स बोलते हैं। हाइड्रोडायनामिक्स में आपका ये बर्नौलीज प्रिंसिपल और ये सब आ जाएगा। फिर उसी में लिक्विड फ्लो की बात करेंगे तो वहाँ पर हम विस्कोसिटी और इन सारी चीज़ों की भी बात करना शुरू करेंगे, और फिर सरफेस टेंशन की बात करेंगे। तो फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड इन मोशन, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, 4 इंपॉर्टेंट एरियाज फ्लूइड के टॉपिक में हमारे रहेंगे। क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही, अपकमिंग क्लास में और पढ़ेंगे।